अथॉरिटी स्कीम निकालने पर तो बड़ा ध्यान दे रही है। वो एक साल में कोशिश करती है कि 2 या 3 स्कीम निकाले, लेकिन जो पिछले स्कीम निकलती है उनके परेशान अथॉरिटी अभी तक नहीं दे पाई है। तो आखिर अथॉरिटी ऐसा कर क्यों रही है और इसमें उसका कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है? तो साथियों, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी। मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यमुना जो अथॉरिटी के जो प्लॉट है इनके रेट्स में क्यों गिरावट आ रही है, और इस विषय में मैंने वो पूरी 15-16 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसका मुझे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, यानी कमेंट्स में उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे हैं, सबने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने पॉजिटिव राय दी है तो किसी ने नेगेटिव राय दी है। तो उनमें से जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक हफ्ते बाद, यानी कि एक हफ्ते तक अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो और आपके मन में भी कोई यमुना अथॉरिटीज के लिए कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है या कुछ से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि दीपेश जी, मेरा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में तो कुछ बताएं। तो मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो बेनिफिट वाले या बेनिफिशियल क्वेश्चन होंगे, उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। और आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे साथियों कि यमुना अथॉरिटी आखिरकार इतनी स्कीम निकाल क्यों नहीं है, इसमें यमुना अथॉरिटी का क्या बेनिफिट है, क्या यमुना अथॉरिटी का नुकसान है और सब लोगों का फायदा है, या फिर यमुना अथॉरिटी का फायदा हो रहा है और यहाँ पर जो बैठे लोग हैं उनका नुकसान है। आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो का हमारा जो विषय है वो यही रहेगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा एक बार चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और जो जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर मेरी दी हुई जानकारी जिनको लोगों को अच्छी लगती है, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी जानकारी पहुंच सके, मेरी वीडियो पहुंच सके। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा विषय आज का ये है कि यमुना अथॉरिटी स्कीम क्यों निकाल रही है। चलो इसे थोड़ी सी हम बारीकी से जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि भाई यमुना अथॉरिटी का फायदा होता है, और क्योंकि एक फॉर्म की फीस 600 रुपए की है। RPS 08 स्कीम आई थी, उसमें 2 लाख, हम 2.25 छोड़ो, हम 2 लाख का एक मानते हैं, 2 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भरी थी। 2 लाख अगर हम मल्टीप्लाई 600 करें तो हमारा तकरीबन ये 10-12 करोड़ रुपए का बैठता है, यानी कि 12 करोड़ रुपए का तो अथॉरिटी का सीधा ये फायदा होता है। फिर साथ में जिन लोगों ने अब अथॉरिटी का जो टाई अप था वो ICICI बैंक से था, और ICICI बैंक से कुछ लोगों ने मैक्सिमम मेजरली 60-70% लोगों ने ICICI बैंक से लोन लेकर ही जो 10% की पेमेंट थी वो फिल की थी, और बाकी अदरवाइज 40% लोगों ने अपने पास से की थी। तो जो उसका इंटरेस्ट है उसमें भी अथॉरिटी का कुछ शेयर रहा होगा। तो यानी कि लोगों का ये है मन में कि भाई अथॉरिटी का स्कीम निकालने से फायदा होता है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि अथॉरिटी का देखो स्कीम निकालने से फायदा तो होता है, और अथॉरिटी स्कीम क्यों निकाल रही है पहले मैं इस बात को बताता हूं। एक बहुत अच्छा तर्क दूंगा, आपको बहुत पसंद आएगा कि यमुना अथॉरिटी इस एक साथ देखो, अब यमुना अथॉरिटी के पास सब कुछ है, यानी कि उनके पास पूरी लैंड एरिया है, उनके पास पूरा प्लान है क्या है। अब वो जैसे हर साल स्कीम निकालते हैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि भाई उन्हें पता है कि भाई हमें सेक्टर 18 में निकालनी है, सेक्टर 20 में, सेक्टर 24 में, फिर नए सेक्टर बना रहे हैं वहां पर। तो एक साथ पूरा काम करके, सबका रेरा लेकर, सब पर काम करके, सबके साथ उस जमीन लेकर वो एक साथ ही 2000, 3000, 5000 प्लॉटों की स्कीम निकाल दें। वो बारी बारी से 300 प्लॉट की, 400 प्लॉट की, कभी 800 प्लॉट की ऐसी स्कीम निकाल रही है। तो ऐसे क्यों कर रही है अथॉरिटी? आइए इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। साथियों, बात है 2021 की। 2021 में क्या था कि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था। एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पर तो मानो एक तूफान सा आ गया इन्वेस्टर्स का, और इतने इन्वेस्टर्स आए यहाँ पर कि ये उस टाइम जो रेट था वो यहाँ का 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको 50 लाख से 60 लाख के बीच में मिल जाता था, और आज वही प्लॉट आपको 2.5 करोड़ का मिलने लगा था। यानी कि 5 टाइम, कहाँ 50 लाख का मिल रहा था, अब कहाँ 2.5 करोड़ का मिलने लगा सिर्फ 3 सालों में।
तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें बहुत सारे लोग है ना कहते हैं कि भाई फाइनेंस ने रेट बढ़ाए हैं, फाइनेंस ने बीच में ये करा है। देखो मैं मानता हूं कि फाइनेंस ने रेट बढ़ाए हैं, लेकिन अगर फाइनेंसर किसी भी चीज का रेट लगा रहा है, रख रहा है, और वो चीज बिक रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लेने वाले ने रेट बढ़ाए हैं, फाइनेंसर ने नहीं। अब आज की डेट में फाइनेंसर जैसे कोई प्लॉट लेता है, उसका 2.5 करोड़ का रेट रख दे जनरल प्लॉट का, क्या आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। तो क्या फाइनेंसर ने रेट बढ़ा दिया? फाइनेंसर तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि रेट बढ़े, रेट बढ़े, लेकिन रेट कौन बढ़ाता है? रेट बढ़ाता है जो प्लॉट को लेता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि फाइनेंसरों ने मार्केट को तबाह कर दिया, फाइनेंसरों ने रेट बढ़ा दिया, फाइनेंसरों ने ऐसा कर दिया। देखिए मानता हूं कि फाइनेंसर ने यहाँ पर थोड़ा सा रेट बढ़ाया है, और ये जो मार्केट जो चलाई है फाइनेंसर ने ही चलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं रेट बढ़ाने के पीछे यहाँ की डिमांड का भी काम किया है। जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं उनका भी, उन्हें भाई जब रेट आपका 1 करोड़ हुआ तो उन्हें 1 करोड़ रुपए वर्थ लगे कि भाई 1 करोड़ रुपए में 300 मीटर मिल रहा है, ले लेना चाहिए। जब रेट 1.5 करोड़ हुआ उन्हें 1.5 करोड़ भी वर्थ लगा, जब 2 करोड़ हुआ उन्हें 2 करोड़ भी वर्थ लगा, और बहुत सारे लोगों ने जब रेट 2.5 करोड़ पहुंच गया तो 2.5 करोड़ में भी लिया था, तो उन्हें 2.5 करोड़ वर्थ लग रहा था कि भाई आज की डेट में अगर हमें 2.5 करोड़ रुपए में 300 मीटर का प्लॉट मिलता है तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ और सिर्फ कि फाइनेंसरों ने, लेने वाले लोगों ने भी यहाँ के रेट बढ़ाए हैं। और रेट बढ़ना, किसी जगह के रेट जो बढ़ते हैं वो अच्छा ही माना जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आइए अपनी बात पर फिर से वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था कि बाद 2021 की एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात रखी थी। अब उस टाइम पर अथॉरिटी ने यहाँ पर बहुत वादे किए, तो एक यहाँ पर जन सैलाब टूट पड़ा पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े फाइनेंसर्स थे, उनका पूरा एक साथ ध्यान केंद्रित हुआ, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ में इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म सिटी बन रही है 1000 एकड़ में। अब वो 780 एकड़ में तो फिल्म सिटी है, और बाकी का जो 220 एकड़ बचा है उसमें कमर्शियल बनेगा। अगर हम 780 एकड़ के हिसाब से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फिल्म सिटी है। तो यानी कि इस एरिया में भूचाल आना कन्फर्म था, अनिवार्य था कि जब इतना वो यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं इस जगह, जो कि राजधानी से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूरी पर, और जहां पर स्पोर्ट सिटी है, हमारे इंडिया का एकमात्र फॉर्मूला 1 ट्रैक, जहां जो कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो था कि भाई सबको पता था कि भाई यहाँ पर चीजें होंगे। अब अथॉरिटी ने उसके उनके मुताबिक जैसे इन्वेस्टर यहाँ पर आते गए, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करी। अब डेवलपमेंट मान सकते हैं कि यमुना अथॉरिटी ने थोड़ा डिले हो गई, या फिर यमुना अथॉरिटी का किसानों से विवाद चल रहा है, किसानों के चक्कर में उलझ गई, या फिर कुछ उनकी इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। उस बारे में हम इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में बता भी नहीं सकते और नहीं बात कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि 2021 से 2024 तक अथॉरिटी के पास सिर्फ एक ही चीज ऐसी है कि वो यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। अब सबको पता है कि यहाँ पर मार्केट का रेट जो है वो 300 मीटर का 2 करोड़ का, यानी कि 3 टाइम्स है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यमुना अथॉरिटी बार बार स्कीम लेकर आती है, हर चौथे महीने या 1 साल में। अथॉरिटी वो तो रेरा की वजह से दिक्कत कर रही है, वरना अथॉरिटी का मन करे तो वो हर तीसरे एक स्कीम खत्म हो फिर स्कीम ले आए, स्कीम खत्म हो फिर स्कीम ले आए। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोगों का ना ध्यान आकर्षित करना चाहती है अपनी तरफ। वो लोगों को ये संदेश दे रही है कि आप आए, आप अथॉरिटी से मात्र, देखो अथॉरिटी जो दे रही है वो आपको 25,900 के सर्कुलेट से दे रही है, यानी कि अथॉरिटी आपको 80 लाख रुपए में 300 मीटर की जगह दे रही है, 31 लाख रुपए में 120 मीटर की जगह दे रही है। तो यानी कि अथॉरिटी ये कह रही है कि हम आपको 31 लाख रुपए में 120 मीटर की जगह दे रहे हैं, जो कि राजधानी से 50-100 किलोमीटर की रेडियस में या 200 किलोमीटर की रेडियस में भी सबसे कम रेट है किसी भी अथॉरिटी के। अगर देखो फ्री होल्ड में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बात करता हूं सिर्फ लीज होल्ड की, जो अथॉरिटी का जो कि एक प्लान से, एक मास्टर प्लान से चीजें होती हैं। तो वो ये कह रही है, उनका जो मेन अब टारगेट है कि हम आपको 30 लाख रुपए में 120 मीटर, 50 लाख रुपए में 200 मीटर, हम आपको 80 लाख रुपए में आपको 300 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं, आप आइए, आप हमारी स्कीम में अप्लाई कीजिए। यानी कि वो अपने आप को हिट करवाने की कोशिश कर रही है स्कीम के थ्रू। अब इसमें वो अपने आप को मतलब उस लाइमलाइट में लाना चाह रही है। अब इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है सेलर को, क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं भाई, सबने अपना अपना बना रखा है कि भाई हमारा रेट जिस दिन 2.25 का टच हो जाएगा
हम यहाँ से अपना प्लॉट बेचकर और हमने अपने आगे ऑप्शंस चूज किए हुए हैं, हम वहां पर अपना इन्वेस्ट कर लेंगे। अब जब 2.5 से 2 करोड़ तक रेट नहीं पहुंच पा रहा है, रेट रह जा रहा है नीचे, कभी 2 करोड़ का, कभी 1.90, 1.95, कभी 2.10 रह जा रहा है, तो वो फिर करते हैं इंतजार। क्योंकि जिसका एक बार रेट लग गया कि भाई आपका रेट 2 करोड़ 30 लाख है, तो 2 करोड़ में बिल्कुल नहीं बेचने वाला। अगर बेचेगा तो मतलब उसे बहुत ज्यादा नीड है, बहुत अर्जेंसी है ये, तो वो कहता है कि भाई मैं रुकता हूं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें फाइनेंसरों का लॉस हुआ है। देखो, जो बड़े फाइनेंसर हैं जो कि डील को उठा के लाके और सेल करते हैं, उनका थोड़ा सा लॉस हुआ है। लॉस नहीं कह सकते, यानी कि उनका थोड़ा सा काम नहीं चला है, क्योंकि उनका मेन काम यही था कि डील को उठाए लाए। लेकिन हम जैसे तगमे के जो लोग हैं, जो कि पार्टी मीटिंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि चाहते हैं कि भाई पार्टी बायर और सेलर आपस में मीटअप करके और उनकी वो डील कराए, तो वो डील अब भी हो रही है मार्केट में। मार्केट में अब भी बायर है, मार्केट में अब भी सेलर है। बायर को अपने मन मुताबिक चीज मिल रही है, सेलर को मन मुताबिक अब भी अपने पैसे मिल रहे हैं। भाई जिन्होंने 2021 में 50 लाख की चीज देखी थी और उनका 2 करोड़ में जा रहा है, तो उन्हें 2 करोड़ बहुत वर्थ लग रहे हैं। और भाई जिनको 2.25 और 2.5 करोड़ मिल रहा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी ज्यादा है कि भाई हमारा 2.75 तक जाना चाहिए, तो उनकी ज्यादा है, उनका भी रेट उनको नहीं मिल रहा है। तो यमुना अथॉरिटी सिर्फ सिर्फ स्कीम पर इसलिए काम कर रही है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप बताएं कि यमुना अथॉरिटी स्कीम अपनी नहीं निकाले। अब जैसे आप मानो कि आरपीएस 08 में 2 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भरे हैं। 2 लाख का मतलब है कि 2 लाख लोगों का ध्यान यहां पर केंद्रित हुआ है। 2 लाख लोगों ने यमुना अथॉरिटी के बारे में सर्च किया है। 2 लाख लोगों ने यहाँ पर देखा है कि यमुना अथॉरिटी क्या क्या लेकर आ रही है। अब मैं मान के चलता हूं कि अथॉरिटी स्कीम नहीं लेकर आ रही है, तो कितने लोग सर्च करेंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000। अब स्कीम से ये होता है कि स्कीम आने से लोग इसको सर्च करते हैं, और जब लोग सर्च करते हैं तो लोग देखते हैं कि यमुना अथॉरिटी ने क्या क्या प्रपोज किया हुआ है। यमुना अथॉरिटी ने यहाँ पर स्पोर्ट सिटी प्रपोज की हुई है, यमुना अथॉरिटी ने यहाँ पर नाइट सफारी, यहाँ पर फिल्म सिटी, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हब, यहाँ पर अलग अलग मेडिकल डिवाइस पार्क, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जब सर्च करेंगे तो उन्हें वो चीजें तभी तो देखने को मिलेंगी। वरना अथॉरिटी में देखो, अगर स्कीम नहीं आती है ना, तो सेल परचेस आपकी अच्छे से होती है, और जब सेल परचेस होती है तो अथॉरिटी के अपने चार्जेस भी होते हैं, जो जिसे हम टीएम कहते हैं, और उसकी जो फीस होती है वो अप्रोक्स आपका 2-2.5 लाख रुपए होती है। यानी कि एक प्रॉपर्टी पर अथॉरिटी 2.5 लाख रुपए कमाती है, 2-2.5 लाख रुपए। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर एक महीने में 100 प्लॉट भी आपके यमुना अथॉरिटी में, अगर वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, मैं 100 प्लॉट भी मान रहा हूँ कि 100 प्लॉट भी ट्रांसफर हो गए, तो बताइए अथॉरिटी का वही है। अगर हम वो कह रहे थे ना कि स्कीम से अथॉरिटी 12 करोड़ रुपए और वैसे कमा रही है, अगर आप देखेंगे 2.5 लाख की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो ये आपके हो गए 2.5 के 25 और 2.5 करोड़ रुपए। और प्लॉट ज्यादा, वो हर महीने 100 होते हैं, तो अथॉरिटी का यहाँ से भी इतना ही वो निकल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है कि उसे वहां ज्यादा फायदा हो रहा है, उसे फायदा उसमें भी है। और फिर उसकी रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार का फायदा होता है, राजस्व बाहर वो मिलता है, क्योंकि 7+1% यहाँ पर रजिस्ट्री है। अगर आप लीज डीड करवाते हैं, चलो वो 2-3 लाख रुपए में हो जाती है, लेकिन जब ट्रांसफर डीड करवाते हो तो उसमें 6-7 लाख रुपए खर्च आता है, आप वो मान के चलो। यानी कि कमाई तो अथॉरिटी की यहाँ पर हो रही थी, लेकिन मेन जो कारण था वो ये था कि लोगों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करवाना, लोगों से अपने फोन में, कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, या लोगों से अपने यमुना अथॉरिटी को सर्च करवाना, यमुना अथॉरिटी के बारे में उन्हें बताना कि यमुना अथॉरिटी यहाँ पर क्या क्या कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर अथॉरिटी लगातार स्कीम निकाल रही है, उसका मेन यही है। अब इस पर जो बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, उनको अथॉरिटी की थोड़ी सी चालाकी समझ में आ गई कि भाई उन्होंने क्या आरपीएस 08 स्कीम में क्या किया था। उन्होंने सिर्फ एक ही बैंक से टाई अप किया, आईसीआईसी बैंक से, और कि आपको आईसीआईसी बैंक की लोन देगा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीएम ऑफिस में सी कंप्लेंट डाल दी, कोर्ट में कंप्लेंट डाल दी कि भाई सिर्फ आईसीआईसी बैंक की इन्होंने चूज किया है, अब हमारा आईसीआईसी हमसे ज्यादा ले रहा है,
भाई परसेंटेज मैं आपको तो बताता हूँ कि आईसीआईसी अगर ले रहा 9 आरओआई और उनका कोई बैंक ले रहा है, जैसे उनका बैंक है एचडीएफसी या फिर एसबीआई या फिर कोई, वो ले रहा है 8.5, तो उनका कहीं कहीं बेनिफिट हो रहा है ना। तो उन्होंने इस चीज की अर्जी डाल दी और जिसके कारण लोगों को जो सीएम ऑफिस है उन्होंने इस पर देखा कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात है इनकी, फिर उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तभी इस कारण जो हमारे सीईओ अरविंद सिंह जी हैं वो थोड़े से अस्थायी रूप से अभी इसका कार्यभार से हट गए हैं और कुछ समय बाद फिर से वापस आएंगे। तो अब जो स्कीम आई है, इस स्कीम में यमुना अथॉरिटी ने 4 बैंकों से टाई अप किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। यानी कि अगर लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और वो इनकी चालाकी पकड़ में आ जाती है तो इन पर फटकार भी लगती है। अब अभी 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि अथॉरिटी स्कीम पर स्कीम तो निकाल रही थी लेकिन परेशान किसी का दे नहीं रही थी, तो कुछ लोग फिर कोर्ट में पहुंच गए कि अथॉरिटी नई स्कीम तो निकाल रही है लेकिन हमारा पुरानी स्कीम में प्लॉट हमें अभी तक मिला नहीं है। उन्होंने कोर्ट ने यमुना अथॉरिटी को फिर फटकार लगाई कि आप नई स्कीम निकाले हो, कुछ पुरानी स्कीम का परेशान दे नहीं रहे। तो अब यमुना अथॉरिटी क्या है, इसलिए तो रेरा रेरा जो है वो इस तरह से तो आया कि अब आपको पहले पूरी की पूरी लैंड जो है उसका अधिग्रहण करना होगा, उसी के बाद आप उस पर निकाल सकते हो अलॉटमेंट। ये क्या है कि आपने आपने पूरा मास्टर प्लान बना लिया कि ये लैंड है, इस पर आप अलॉटमेंट निकाल देते हो, आप अपना पैसा ले लेते हो, किसान पैसा लेता नहीं है। बीच में फंसता कौन है? वो आदमी जिन्होंने उस पर प्लॉट भरा है, जिसका पैसा फंसा हुआ है। तो इस चीज से भी फिर थोड़ा सा अथॉरिटी पे दबाव आया था कि पहले रेरा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे। जो सेक्टर 18 की जो स्कीम रुकी है 9 और 9 पे पॉकेट, जो नए पॉकेट आ रहे थे, वो इसी कारण तो स्कीम रुकी है कि रेरा नहीं आ पा रहा है उसका। तो ऐसा नहीं है कि यमुना अथॉरिटी, अब यमुना अथॉरिटी के ऊपर भी दबाव है, कोर्ट से दबाव है, सीएम ऑफिस से दबाव है और बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, वो जो इनकी चालाकी समझ जाते हैं वो इनकी फिर अर्जी भी लगाते हैं कि भाई यमुना अथॉरिटी गलत कर रही है, ये कर रही है। तो साथियों, मेरा जो मानना था कि भाई स्कीम जो आ रही है उसके पीछे यही था कि भाई इनको ना अपने आप को लाइमलाइट में रखना है, इसी वजह से ये लगातार स्कीम पर स्कीम निकाल रहे हैं। और अगर साथियों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और बने रहिए आप मेरे चैनल पर श्री बिल्टेक पर। ऐसी ही वीडियो के लिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक अगली वीडियो में एक बहुत अच्छी टॉपिक के साथ। नमस्कार।